हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जो है उसमें पढ़ा था कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करता है या नहीं और क्यों नहीं वर्क करता। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर हमारा जो है डीसी पे वर्क नहीं करता है ना, क्योंकि क्या होगा, जो भी डीसी से हमारा जो भी डीसी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो भी हमारा फ्लक्स जनरेट होगा इससे वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो जो भी हमारी वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफार्मर की उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा ना, फ्लक्स लिंकेजेस ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से, और इसके बाद अलावा जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है वो स्टैटिक डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टैटिक डिवाइस होती है। तो कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है और जो हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इस वजह से उसमें कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वर्क नहीं करता है डीसी पर। और अगर हम डीसी अप्लाई कर भी दें तो उससे क्या होगा कि देखो, डीसी की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इसका हम इम्पीडेंस निकालें डीसी पे तो जो भी उसका होगा जेड वो आर के बराबर होगा, क्योंकि जो भी रिएक्टेंस होगा कॉइल अगर है तो रिएक्टेंस उसका एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा एक्सएल बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, और एफ की वैल्यू 0 है तो एक्सएल बराबर 0 आ जाएगा। तो जो भी हमारा जेड आएगा वो आर के बराबर आएगा, मतलब कि डीसी के केस में हमारा जो ओवरऑल इम्पीडेंस आता है वो कम आता है और एसी में ज्यादा रहता है। तो अगर कम रेजिस्टेंस रहेगा तो जो भी वाइंडिंग है उसमें जो करंट होगी वो बहुत हाई होगी। तो हाई करंट हमारी वाइंडिंग्स में फ्लो होंगी, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर को के जलने की कंडीशन हो सकती है। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर पे डीसी को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे देखेंगे उसमें कि उसका जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी में उसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या होगा, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे। ठीक है, तो जो भी हम कॉइल पे क्या करेंगे, जब प्राइमरी वाइंडिंग पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगी, करंट सर्कुलेट होगी और उस करंट की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी क्या होगी, एक चुंबकीय फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था फाई इक्वल टू फाई एम, और ये साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। मतलब कि जो भी फ्लक्स होती है वो एक अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। ठीक है, तो जो भी हमारा ईएमएफ आएगा, ठीक है, जो भी हमारा ईएमएफ आएगा वो मान लीजिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा ई इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी। यही होगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। और जो हमारा फाई है वो क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो उसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में लाके रख देंगे तो हमारे पास ई बनेगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ, अब फाई इक्वल टू क्या है, फाई एम और ये साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो फाई एम बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एन
फाई एम, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि माइनस एन फाई एम ओमेगा, और ये होगा कॉस ओमेगा टी, ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस ई कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा, और ये क्या होगा साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2, यही तो आएगा। इसको हम ऐसे करेंगे तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ई हमारा आ गया कि ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब ये ई मैक्सिमम कब होगा, अगर इस ई की मैक्सिमम वैल्यू को निकालें तो जब ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ई मैक्स हम निकालेंगे अगर इसका तो आएगा एन फाई एम ओमेगा, और ये साइन ओमेगा, और ये कब होगा, जब हमारी साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। क्या होगी, 1 के बराबर होगी, तो हमें मिल जाएगा ई मैक्स। ठीक है, तो देखो कोई भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है एसी वोल्टेज का, करंट का, तो हम क्या करते हैं उसको हम आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी आरएमएस वैल्यू होगी हमारी वही हमारा क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा कॉइल का। तो हम जब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको ई आरएमएस नाम दे दें। ई आरएमएस बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू का √1/√2 टाइम्स होती है हमारी आरएमएस वैल्यू, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ई आरएमएस बराबर ई मैक्स बाई √2। तो ई मैक्स की वैल्यू क्या है, एन फाई एम ओमेगा, तो यहाँ पे ला के रख देंगे एन फाई एम ओमेगा और डिवाइड कर देंगे √2 से, तो ये हमारा ई आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, और इस ई आरएमएस को हम मान लेंगे कैपिटल ई है, कैपिटल ई है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ये फाई एम हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, और डिवाइड कर देंगे √2 से। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 पाई 2 पाई फाई एम एफ इंटू एन आ जाएगा ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2 की वैल्यू 1.414, और इसकी वैल्यू 22/7 3.141 3.141, और ये हो जाएगा 5mf इंटू एन। अब जब इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को तो ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.44। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.44 आएगा, और एफ 5m और n, तो ई की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी कि जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो E इक्वल टू 4.44f5m इंटू एन होगा। ठीक है, अब प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्राइमरी में कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, तो निकालेंगे तो क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या है n आ रहा है, और अगर प्राइमरी में हम क्या करेंगे, मान लें टर्नों की संख्या n1 है, तो जो हमारा E आएगा वो E1 हो जाएगा। प्राइमरी में E1 आ जाएगा, कितना आएगा 4.44f5m, और टर्नों की संख्या n1 हो जाएगी। तो ये प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी का ईएमएफ निकालेंगे तो E2 हो जाएगा 4.44f5m, और यहाँ टर्नों की संख्या n2 हो जाएगी। तो ये हमारा n1 E1 और E2 आ जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में इतना ईएमएफ होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे कि प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है और सेकेंडरी में कितना इंड्यूस होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें हम कि इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालें अगर E2/E1 का, इसका E2/E1
E1 बराबर क्या आएगा, E2 की जगह पे क्या है 4.44 F5M और N2 अपान क्या होगा 4.44 F5M N1। तो हमारा यहाँ से E2 अपान E1 क्या आ जाएगा, बराबर सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे N2 बटे N1। तो अगर हम E2 की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा E1 और N2 अपान N1, ये हमारा आ जाएगा E2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो ये क्या था, सेकेंडरी टर्मिनल पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो था, और ये प्राइमरी में इंड्यूस हो रहा था। तो अगर हमें निकालना है कि E2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो डिपेंड करेगी इस N2 अपान N1 के रेशियो पर। ठीक है, कि अगर हमारा जो टर्नों की संख्या है वो E1 N2 इज ग्रेटर देन है N1 से, तो क्या होगा, अगर N2 इज ग्रेटर देन है N1, N2 इज ग्रेटर देन है N1 से, तो क्या होगा N2 अपान N1 की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब कि जो सेकेंडरी पे ईएमएफ मिलेगा वो ज्यादा आएगा, मतलब कि जो आउटपुट का वोल्टेज होगा वो हमें प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा N2 इज ग्रेटर देन N1 होगा, तो E इज ग्रेटर, ये रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो जो भी हमारा E2 आएगा वो बड़ा हो जाएगा E1 से ना, E2 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी E1 से, मतलब प्राइम आउटपुट का जो वोल्टेज आएगा वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमारी क्या हो N2 इज लेस देन N1 है, तो क्या होगा N2 इज लेस देन N1 है, तो जो भी रेशियो आएगा N2 अपान N1 वो लेस देन 1 आएगा। इसलिए क्या होगा, जो भी हमारा E2 होगा, क्या होगा E2 होगा वो कम आएगा E1 से। ठीक है, मतलब कि इस केस में जो आउटपुट का ईएमएफ आएगा वो कम आएगा प्राइमरी से। ठीक है, तो इस वजह से इस केस में जो हमारा वोल्टेज होगा वो प्राइमरी से ज्यादा होगा सेकेंडरी का, मतलब इस कंडीशन में वोल्टेज हमारा बढ़ेगा और इस कंडीशन में हमारा आउटपुट पे वोल्टेज घटेगा। ठीक है, तो इतना ये हो जाएगा हमारा। तो और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2 अपान E1 जो भी हमारा आएगा कि हमारा यहाँ से E2 अपान E1 बराबर आया N2 अपान N1, और ये एक कांस्टेंट इसको नाम देते हैं K, और इसको K को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है ये, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो इस K पे ही डिपेंड करता है कि जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा आएगा या इनपुट से कम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, और वहां से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में करंट के भी रिलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लिए देखेंगे क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।